बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूँ सहरिश सलीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आज हफ्ते का पहला दिन है, आपका दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। मार्च आ चुका है, 11 मार्च 2024 आज की तारीख़ है। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, असम्बलियाँ भी बन गई, वज़ीर आज़म साहब भी आ गए हैं, सदर साहब भी फाइनली मुंतखब हो चुके हैं, कल उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। एक चीज़ बाकी रह गई है, उस पर भी हम कुछ देर बाद बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो कल की आसिफ अली जरदारी, जो कि भारी अक्सरियत के साथ दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। देखा जाए तो 2008 में जिन्होंने वोट हासिल किए थे उसके मुकाबले में उनको इस बार वोट कम मिले हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं और वो पहले सिविलियन हैं जो कि दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। कल हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई थी जिसमें उनकी फैमिली भी शरीक थी और मज़ीद वज़रा सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बलियों से हर जगह से उसमें शामिल हुए थे। देखा जाए तो उनकी फैमिली ने उनको बहुत सपोर्ट किया है और इस हवाले से देखते हैं कि मुफाहमत के बादशाह जो हैं वो इस हुकूमत को बनाने में कितना किरदार अदा करते हैं। कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के लिए शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अभी काबीना वाला मरहला बाकी है। देखते हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी जो है वो इन होती है या नहीं। रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ का। हरमीत सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि कल हमने देखा कि 14 प्रेसिडेंट अगर हम कहें आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो मुंतखब हुए, हल्फ उठाया उन्होंने और दूसरी मरतबा वो ऐवान सदर में बैठेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो यही है कि एक तरफ अपोजिशन जिस तरीके से सड़कों पर हमें नज़र आती है, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बनी और जिन हालात पर बनी, और आपको पता है कि हालात आगे की बड़े मुश्किलात हैं। मुश्किलात आपको पता है कि अब अगर हमने बात करनी है तो 700 अरब रुपया देना है हमने मज़ीद कर्जा जात जो है उनकी वापसी के लिए, वो भी हमें ज़रूरत है। बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन अब देखना ये होगा जो आपने बात की कि मुफाहमत के वो बादशाह हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली शुरुआत जो हम पीटीआई की तरफ से देख रहे हैं, एक तरफ तो आसिफ ज़रदारी साहब जो है कोशिश करते हैं सबको मिलकर ले जाने की, और इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की पीटीआई के साथ रब्ते करने की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इनकारी नज़र आई। अब मामला ये नज़र आता है हमें कि आगे जाके जो शुरुआत में पीटीआई ने कहा है कि वो फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट है, इसलिए हम उसको नहीं मानते। तो मेरे ख्याल में हालात जो हैं बदस्तूर मुश्किलात का उनको सामना मैंने होगा। आखिरी बात यही कही थी कि काफ़ी कुछ जो है वो हो चुका हुआ है, जैसे मार्च का आगाज़ हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो बाकी रही है वो है एहतजाज। तो उस पर ही हम थोड़ी देर में बात करेंगे। देखते हैं कि वो एहतजाज कहाँ तक जाता है, किस तरह का फ़ैसला आता है। अभी हमें ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ सुन। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया जी। आज हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कितना पॉजिटिव समझते हैं इस चीज़ को? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि जमहूरियत किसी भी प्रोसेस के तसलसल का नाम है, और अगर सिस्टम को चलते रहने दिया जाए तो तमाम शिकायत, मसाइल और एतराज़ात के बावजूद हम कुछ ना कुछ आगे की तरफ चल सकते हैं। और जिस तरह से इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशानात उठे हैं, उसके बाद बहरहाल अब इस सिस्टम ने थोड़ा सा आगे की तरफ चलना है। और उसके लिए जो बुनियादी बात है वो ये है कि जब ये सारे अमल मुकम्मल हो जाए, काबीना बन जाए, गवर्नर्स का तकर्रुर हो जाए, सदर पाकिस्तान आ चुके हैं, वज़ीर आज़म आ चुके हैं, तो फिर सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए कोई कोशिश की जानी चाहिए। माजिद निज़ामी साहब, एक और चीज़ जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमने शहबाज शरीफ साहब को पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी उसमें देखा, बड़े कमज़ोर आप कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म की सूरत में हमें नजर आए, बल्कि वो रोड का इफ्तिताह करते थे तो उसका क्रेडिट भी कहीं और दिया करते थे। अब आपको क्या लगता है सर, आसिफ अली जरदारी का पलड़ा आपको भारी नजर आएगा? प्रेसिडेंट हाउस जो है वो उसके फैसले ज़्यादा हावी हो सकेंगे शहबाज शरीफ पर, और इसका फ़ायदा आसिफ अली जरदारी साहब को अगर हम देखें तो कितना फ़ायदा हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनके प्रेसिडेंट हाउस में जाने से? मुझे तो लगता है जी कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमने ये देखा है कि पिछले 5 साल में तमाम तर सियासी हरारत के बावजूद साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को उस तरह से फैसला कुन किरदार अदा नहीं कर सके, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का जो गुज़िश्ता दौरे सदारत है उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा।
उसकी वजह ये कि अब सदर मुमलिकत के पास उस तरह से कोई इंतजामी इख्तियारात या ताकतें नहीं हैं जिसकी सर बिना पे वो उन्होंने किसी खुद भी अपने हुकूमत को इख्तियार तंग जो कर है वो सकें। मुंतकिल किए थे, तो उनके पास कोई दूसरा लाएअमल तो होगा इस हवाले से। जी, उसमें अभी तक जो ऑप्शन है वो सिर्फ ये है कि किसी भी इंतहाई सियासी मसले की सूरत में वो वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कह सकते हैं, और वो तभी होगा कि जब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ किसी इख्तलाफात का शिकार हो और पीपल्स पार्टी उनके साथ कौमी असम्बली में अपना अलायंस खत्म कर दे। तो ये एक सियासी तौर पर अटकती हुई तलवार होगी। उसके अलावा नोटिफिकेशंस में, ऑर्डिनेंस में, कवानीन में, तकर्रियों में सदर पाकिस्तान उस तरह से कोई खास रोल अदा नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस्लामाबाद के अंदर जियालों माजिद के निज़ामी लिए साहब, एक चीज जो हेडक्वार्टर इस वक्त डायरेक्टर हम होगा। देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आप जिस तरह हम देख रहे थे कि वो जब मैदान में उतरी इलेक्शन के मुहिम में, तो बिलावल भुट्टो साहब ये कहा करते थे कि इक़्तिदार में अगर बैठ गया तो यानी 8 फरवरी 9 फरवरी को मैं तमाम तर कैदी जो सियासी कैदी उनको रिहा कर दूंगा। अब अगर हम देखें तो इस वक्त बिलावल भुट्टो भी इस गवर्नमेंट का ना चाहते हुए भी वो साथ तो दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कैबिनेट में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन वोट सपोर्ट सब कुछ उनका हासिल है। आपसे जानना चाहेंगे सर, कल जो कुछ हुआ यानी मोहसिन नकवी साहब के दौर में जो फस्तायत का बाजार गर्म था, वो कल हमने मरियम नवाज साहब की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके बावजूद जिस तरीके से 780 के तहत मुकदमात बने, आपको क्या लगता है कि खौफ स्टिल पीटीआई का है इनके जहनों पर कि गिरफ्तारियां, फिर मार धाड़, फिर कल एक शख्स को जिस तरीके से गाड़ी से बच्चों के सामने डंडे पुलिस ने बरसाए? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक दिन पहले लाहौर की उसी सड़क के ऊपर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आसिफ अली जरदारी के सदर बनने का जश्न मनाया था, और उस वक्त उन्हें पुलिस ने कोई रोक टोक नहीं की थी। सो ये तो पहले दिन से नजर आ रहा है कि तहरीके इंसाफ के हवाले से हुकूमत और रियासत दोनों का रवैया मुख्तलिफ है, और ये उसी का तसलसल है। हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि निगरान हुकूमत में तहरीके इंसाफ के साथ जो हुआ, अब मुंतखब हुकूमत आएगी तो वो उससे को मुख्तलिफ करेगी, नहीं। उसकी वजह यह है कि ये एक तहरीके इंसाफ के खिलाफ अलायंस है जिसमें रियासत, निगरान हुकूमत और मौजूदा मुंतखब हुकूमत एक पेज पर है। इसलिए तहरीके इंसाफ को जलसे जुलूस या एहतजाजी मैदान में मुश्किलात का सामना रहेगा। ये हम तो माजिद निज़ामी साहब, एक चीज जो इस वक्त हम फैसल वाडा को देखते हैं, आपको पता है कि आपके इल्म में जो वो भविष्यवाणी करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक भी साबित हो जाती है, और अब उन्होंने एक और पेशन गोई की है, और वही है कि अनकरीब गंडापुर जो है वो पुलिस को मतलूब है और वो गिरफ्तार हो जाएंगे। सर, एक वज़ीर आज़म अगर गिरफ्तार होता है तो आप फिर वफाक और सूबे में मजीद ये जो हालात हैं कितने कशीदा हो सकते हैं, और तहरीक इंसाफ के अंदर या उसके वोटर के अंदर दोबारा क्या रिएक्शन आ सकता है? जी, वैसे तो इसे अभी तक मैं एक साजिशी कहानी ही कहूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर इस हुकूमत को चलाना है, इस सिस्टम को थोड़ा आगे लेके चलना है, तो इस तरह के एडवेंचर से गुरेज करना होगा। और अगर थोड़ा सा भी सेंसिबली गवर्नमेंट चलती है तो कम से कम इस तरह की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां नहीं होंगी, और इन चीजों को बैकडोर चैनल्स के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर सिस्टम के चलने पे सवालिया निशानात होंगे, और एक दफा फिर ये सारा जो मामला है, ये जो पूरी एक एक्सरसाइज हुई है, ये सारी एट स्टेक हो जाएगी। इसका मुस्तकबिल जो है उसमें सवालिया निशान आ जाएगा। और फिर इसको जब आप उससे कनेक्ट करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये सिस्टम 2 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि सारे स्टेक होल्डर्स इस हद तक सियासी दर्जा हरारत को आप नहीं लेके जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको जब हम कनेक्ट करके देखते हैं तो अभी तक की जो सिचुएशन है उसके अंदर लगता है कि मुस्लिम लीग नून इस तरह की कोई सियासी एडवेंचरिज्म। माजिद निज़ामी साहब, एक चीज इस वक्त हमने देखा कि पंजाब में हमने देखा, पंजाब में जिस तरह मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वज़ीर आला बनाया गया, जैसे वज़ीर आला का मनसब खत्म होता है पीसीबी में वो चेयरमैन बन जाते हैं। अब पीसीबी में चेयरमैन का मामला तो संभाला हुआ है, वज़ीर दाखिला बनाने की तैयारी हो रही है। सर, क्या नून लीग की ये ख्वाहिश है कि राना सनाउल्लाह साहब को आप पीछे कर दिए? ये ख्वाहिश आसपास पिंडी और इस्लामाबाद में किसी और की है? सर देखिए, ये तो जिसे हम उर्दू मुहावरे में कहते हैं अज़हर बिन शम्स है। जिस तरह चढ़ता हुआ सूरज एक हकीकत है, चमकता हुआ चांद एक हकीकत है, इसी तरह मोहसिन नकवी साहब के ताल्लुकात भी एक हकीकत है।
और उन्हीं की बुनियाद में वो आइंदा 2-3 साल में अपने तमाम इख्तियारात को आजमाएंगे, जहां उनका दिल करेगा वहां पे वो जाएंगे। और आइन और कानून की बात तो मेरा ख्याल है हम रहने देते हैं, और ये बिल्कुल एक पर्सनल जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर होने वाली तकर्रियां हैं। और बाकायदा ये मसला खेज है कि आप निगरान वज़ीर-ए-आला हैं, उसके बाद आपने शिफ्ट कर लिया चेयरमैन पीसीबी पे, वहां पे आपका दिल नहीं लग रहा तो फिर आप कैबिनेट में आना चाह रहे हैं, हो सकता है वहां दिल ना लगे तो चेयरमैन सेनेट बन गया। तो बहरहाल ये अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये वो वाली सूरत हाल है, और इस वक्त वो जो कहेंगे वो बिल्कुल पूरा होगा। सर, देखने में भी आ रहा है कि ये जो इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है पीडीएम के ज़माने से ही, जब से वजूद में आई, और तब से ही ऐसा हो रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दे दो। एमकेएम फाइनली जो है वो साथ शामिल हो ही गई है। सर, रमज़ान आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डाउन हो जाती हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी हमें ये पॉलिटिकल सिनेरियो सारा जो है वो देखना पड़ेगा? मुझे लगता है कि रमजान में ये सारी चीजें कुछ रुक सी जाएंगी, और डेफिनेटली इसका बिल्कुल असर होता है। अभी कैबिनेट की तश्कील का मरहला बाकी है, वो शायद आज मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो गवर्नर्स की तकर्रियां हैं वो आएंगी। सो इसके बाद कोई ऐसी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट कैबिनेट के जरिए अपनी पॉलिसीज के ऊपर फोकस करेगी कि उन्होंने किस तरह से आईएमएफ के पास जाना है, वहां से जो भी पेंडिंग इश्यूज है उनको कैसे हल करना है। इसके साथ साथ फिर जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज हैं वो तो अभी 1 महीने में सामने आ जाएगी। फिर लॉन्ग टर्म के ऊपर माजिद निज़ामी साहब, एक और चीज जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2014 में जिस तरीके से उन्होंने धरने दिए, और उस वक्त स्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ थी और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा था और सारे कवरेज भी मिलती थी। अब जो सूरत हाल है, उन्होंने जो लड़ाई शुरू की और वो सड़कों पे, और शुरुआत वही है कि भाई हमारी जो पॉलिटिक्स होगी वो एग्रेसिव होगी, और वो खैबर पख्तूनख्वा में हम देखें या यहाँ पार्लियामान में देखें। सर, क्या लगता है आपको, क्या कोई कामयाबी इसकी मिलेगी उनको, या सूरत हाल मुश्किलात वो पैदा करने में कामयाब हो पाएंगे हुकूमत के लिए मजीद? ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई हुकूमत के लिए इतनी बड़ी मुश्किलात पैदा कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर पार्टी है, और पॉपुलर पार्टीज का एक अलमिया ये होता है कि वो अपोजिशन बहुत अच्छी करते हैं। अगर आप उन्हें हुकूमत में भेजते तो वो वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो तहरीक इंसाफ का भी ये मामला है कि वो अपोजिशन बहुत अच्छी करेंगे, जैसे गर्मा गर्मी होगी, जैसे जुलूस होंगे, गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन अब जो ऐसे हालात हैं उनमें लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने भी कहीं ना कहीं ये फैसला कर लिया है कि वो सिचुएशन को एक मखसूस हद से आगे नहीं लेके जाएंगे। उसकी वजह ये कि एक मरतबा वो ऐसा करके देख चुके हैं, जिसके बाद 9 मई का वाकया हमारे सामने आया, और उसके बाद फिर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स उसके बाद शुरू हो गए जो उससे अभी भी जुड़े हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत भी कहीं ना कहीं ये समझती है कि बिल्कुल तमाशा जरूर लगना चाहिए, सियासी हलचल होनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन वो सूरत हाल को एक मखसूस हद से आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें तहरीक इंसाफ का बतौर पार्टी बहुत ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल। माजिद निज़ामी साहब, हम इस वक्त मरियम नवाज साहबा को देखते हैं, काफ़ी तनकीद भी उन पर होती है। कभी हम देखते हैं कि वो किसी घर में जाती है, पहले कैमरामैन पहुंचा होता है तो वो कहती मैं अंदर आ जाऊं, या बच्चों को उठाते हुए बड़े खूबसूरत खूबसूरत रील्स हमारे सामने आ रही हैं। सर, तनकीद क्यों हो रही है? सर, वो घरों में जाके लोगों के मसाइल पूछ रही है, बेकरी वालों के पास जा रही है, फिर ये तनकीद क्या कोई जवाब है इसका? सर देखिए, इसको तो मैं कनेक्ट करना चाहूंगा मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया वॉर है, वो तकरीबन 7 से 8 साल से खासी तुंदोतेज है। तो इसलिए उसके अंदर लॉजिक का या दलाइल का मौजूद होना शायद दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि दोनों जमातें कोई ना कोई मौका दे के एक दूसरे के ऊपर तनकीद करती हैं, और मेरी जाती राय में वज़ीर आला ठीक है, उसको दौरे भी करने चाहिए, लेकिन उसको पॉलिसीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये वो सारे काम है जो असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को या मैक्सिमम कमिश्नर लेवल के लोगों को करने चाहिए। हाँ, आप एक दफा सूबे की पल्स जरूर लें, लोगों को मिल लें, लेकिन उसके बाद आपका फोकस पॉलिसीज पे होना चाहिए, सिस्टम्स के ऊपर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कैसे आवाम को दे सकते हैं उसमें होना चाहिए। सो ये जो फोटोशॉप और फोटो ऑप्स के जो मसले हैं, मेरा ख्याल है हुक्मरानों को इससे निकल आना चाहिए। हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौर में भी यही होता था कि वो भी राशन के थैले पकड़ा रहे होते थे। मेरा ख्याल है इन सबको अपने पीआरओज को चेंज करना चाहिए, जो इनके कम्युनिकेशन मैनेजर्स हैं उनको कहना चाहिए कि कोई नई स्ट्रेटेजी लेके आए। ये अब इस चीज से मेरा ख्याल है आवाम अब फेडअप हो चुकी है कि जिसमें आप एक थाने का अचानक दौरा करते हैं, फिर एक हॉस्पिटल का अचानक दौरा करते हैं,
उससे बेहतर ये है कि आप उस हॉस्पिटल के मसाइल को हल करवाएं, उसके एमएस को इस बात पर पाबंद करें कि वो वहाँ पे गुड गवर्नेंस के जरिए चीज़ों को बेहतर करे। उससे मेरा ख्याल है सर्विस डिलीवरी ज़्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल, दौरों से ज़्यादा पॉलिसीज़ पर फोकस करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। माजिद निज़ामी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे, सर बहुत वक्त दिया। अमित, यहाँ पे वक्त का हुआ है ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक, एक बार फिर से अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हरमीत, देखा जाए तो कल की और आज की दोनों दिनों की सबसे बड़ी खबर तो वही ये है कि सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो फिल हो चुका है फाइनली। 5 साल बाद ऐसा हुआ है, और जो सदर के ओहदे पर आए हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज तो खैर वो नहीं है। बिल्कुल सर, शाम की बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो पार्लिमानी यानी अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, हमेशा हम यही बात करते हैं कि जो जमहूरियत का तसलसल है वो बरकरार रहना चाहिए। और कल हमने ये नज़ारा देखा कि आसिफ ज़रदारी साहब जो है वो सदर मुंतखब हुए, और ये सिलसिला चलना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब आगे की तरफ निकलना चाहिए, और बहुत सारे मुश्किलात इस वक्त हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इससे पहले जो बयान था वो मुख्तलिफ था, और फिर अचानक बहुत सारी चीज़ें बदल गई। डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तो मेरे ख्याल में सर उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं, जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त अगर हम देखें, एक तो आपको, आपकी जमात को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब जो है दूसरी मरतबा और पाकिस्तान के 14 प्रेसिडेंट की कुर्सी उन्होंने संभाली है। इस वक्त सर तमाम तर चैलेंजेस को अगर हम देखें, चाहे वो अपोजिशन, एक तगड़ी अपोजिशन है, गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने। इन सारी चीज़ों को आपको कैसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ ज़रदारी कैसे सबको लेकर जाएंगे, और ये जो सिलसिला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मसाइल, मुश्किलात बहुत है राह में। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक सीनियर पॉलिटिशियन और रिकन्सिलेशन के बादशाह आसिफ ज़रदारी साहब, जिसके सितारे इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और क्योंकि पाकिस्तान की हुक्मरानी में अगर कोई बंदा जिसके सितारे खुद अपनी करमाथुरी सपोर्ट करती है तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट होती है। और कल जो मैंने दिसंबर 2023 में लिखा था, और वही सारी चीज़ें उसी हिसाब से हो रही हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे सियासतदान की ज़रूरत थी जो तहमुल, बर्दाश्त, इज़्ज़त देना और इज़्ज़त लेना जानता हो। और मैं जो ये हमेशा जो एक गवर्नमेंट होती है जहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मजमा होता है, और उसके अंदर जो लास्ट जो 16 महीने गुजरे उसमें भी पीपल्स पार्टी का मेन रोल था। मगर अब एज ए प्रेसिडेंट मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें ये इंतशार से अब ख़त्म होती हुई नजर, और आप जल्द देखेंगे आज वफाकी कैबिना का हो जाएगा, कल गवर्नर KPK और पंजाब का हो जाएगा, और 13-14 को फिर ये अपना सेनेट का हो जाएगा। ये सारे मसले आपको इसी हफ्ते के अंदर। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है अपनी तकारीर में फरमाया करते थे कि जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए वो अहम इकदाम भी उठाएंगे और उनको रिहा कर देंगे जब अगर उनकी गवर्नमेंट आई। अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। प्रेसिडेंट उनके वालिद साहब बन चुके हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर लेफ्ट पे थोड़ी भी पीपल्स पार्टी हो जाती है तो कुर्सी डगमगाएगी नहीं शहबाज शरीफ की, बल्कि पूरी की कुर्सी गिर जाएगी। तो इस सूरत हाल में क्या बिलावल भुट्टो सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कोई इकदाम उठाएंगे सर? देखें, बिलावल साहब हमेशा डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, और बिलावल साहब ने ही कहा था कि भाई आपके 87 मेंबर हैं, आप आएँ और आके हुकूमत बनाएं, मैं आपको गैर मशरू तौर पे मदद करता हूं। मगर उसका जवाब PTI ने सही नहीं दिया। मगर कल जो है जो चीज़ें कुछ अच्छी हुई है, जो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में ये सेनेट की इलेक्शन हुई है, मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ और ज़रदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आरिफ अलवी साहब बैठे रहे और कल हलफ बर्दारी के अंदर जो है वो शामिल हुए और ज़रदारी साहब को मुबारकबाद दी, ये भी अच्छा हुआ। ज़रदारी साहब
मैं समझता हूं कि जल्दी आपको नज़र आएंगे कि रिकन्सिलेशन के ऊपर, सियासी कैदियों के ऊपर बिल्कुल बात करेंगे, और हो सकता है कि पीटीआई के वफ्द के साथ मिले भी सही। मगर डिपेंड ये करता है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो क्या उसका बिहेवियर होता है। जैसे माजी में कुछ दिन पहले की बात है, जब पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत हिमायत का भी उनको यकीन दिलाया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिलना है, और वो भी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। तो अगर आज भी वो अंध के घोड़े के ऊपर बैठे हुए होंगे कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। डॉक्टर रमेश, एक तो मैं चीज इस समझता वक्त हूं कि अगर हम यही देखें, निगरान हुकूमत जो कुछ हो रहा था उसमें उस पर लोग तो तनकीद कर रहे थे, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि ये निगरान सेटअप है। अब इलेक्टेबल यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड पार्लियामान बनी है, पार्लियामानी जमात, या अगर हम बात करें पंजाब की गवर्नमेंट की बात करें, सिंध की बात करें, इस वफाक की बात करें, लेकिन उसके बावजूद कल हमने जो तस्वीर देखी खवातीन को फिर उसी तरह खींचते हुए, बुजुर्गों को पकड़ते हुए, ये चीज आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी तो इस हक में नहीं है? क्या नून लीग से इस पर बात होगी कि ये जो पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं, कम से कम उसके साथ तो ये कुछ नहीं करना चाहिए? देखो, ये एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस है कि अब ये मुल्क के अंदर जो इंतशार, इसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। अगर इंतशार फैलाया गया, भाई अगर कोई इलेक्शन के ऊपर आपको एतराज़ है, आप ट्रिब्यूनल में जाएं, कोर्टों में जाएं, पार्लियामेंट के अंदर आप आएँ, तमीज़ से बात करें, तमीज़ से जो आपका मौक़िफ़ है वो पेश करें। अगर वहाँ पे भी हला गुला वगैरह इस तरीके का होगा तो आपको स्पीकर भी एक्टिव नज़र आएंगे, और अगर आपको इस किस्म की इंतशार की पॉलिसी नज़र आई तो आपको बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपको एक्टिव नजर हुए आएंगी। काफी मगर मैं समझता हूँ पुरअमन एहतजाज था, पुरअमन रैलियां निकाली जा रही थी। जाहिर सी बात है वो दूसरे फोरम्स पे तो जा रहे हैं, लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए रैलियां जो होती हैं वो स्पेशली होती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस चीज़ की भी उनको इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो पुरअमन एहतजाज भी करें? पुरअमन एहतजाज मैंने दुनिया में बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। वो एक स्पॉट अपना फिक्स करते हैं कि हम इस स्पॉट के ऊपर आएंगे, हम किसी पब्लिक या प्राइवेट किसी चीज़ को नुकसान भी नहीं रसाएंगे और किसी के लिए ट्रैफिक भी मुअत्तल नहीं करेंगे। ठीक। मैं अभी कुछ दिन पहले टोरंटो गया, वहाँ पे यंग स्ट्रीट के ऊपर था, मगर वहाँ पे पुलिस ने उनको खुद प्रोटेक्शन दी कि आप उधर आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, और उसका भी एक टाइम होता है। उस टाइम के अंदर जो आपको, आप एक तमीज़ और तहजीब से बढ़ेंगे, आपको हर चीज़ की परमिशन मिलेगी। मगर आप जो तमीज और तहजीब की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को प्रेशर में लाया, दे देते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज जो हमने देखी जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में आए, जिस तरीके से गेटों पर फैलाते हुए आप सुप्रीम कोर्ट गए और वहां चीफ जस्टिस की तस्वीर और उसकी बेगमात के हवाले से जो खिताबात किए गए वो मेरे सामने, क्योंकि मैं एज ए रिपोर्टर वहां पर मौजूद था, तो क्या वो दुरुस्त था सर जब आप लोग कर रहे थे? देखिए, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा इस इंतशार की सियासत से दूर रहती है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर मेंबर की उतनी इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे प्राइवेट का है। पीपल्स पार्टी आज भी चाहती है कि इमरान खान जो है वो आए और असेंबली में बैठें, मगर उसके लिए इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी के अंदर नरमी लानी पड़ेगी। जब इमरान खान, मैं तो उस गवर्नमेंट का भी हिस्सा था ना, 2018 में कैसी इलेक्शन हुई वो भी मुझे पता है। जब वो आए, मैंने उनको, मियां खान साहब को मैंने जाके कहा था कि सर आप मदीना रियासत की बात करते हैं, मदीना रियासत मैंने रिसर्च की हुई है, मदीना रियासत हमें ये सिखाती है। जरदारी साहब ने कहा कि भाई आएँ और मिल के बैठें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आएँ और मैसा के जमहूरियत करें और मैसा की इकॉनमी करें, मगर वो किसी चीज़ के ऊपर नहीं आए जब वो गवर्नमेंट में थे। आज वो अपोजिशन में, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आप आएँ, मगर अगर वो हर वक्त जो है वो लड़ाई, कन्फ्रंटेशन, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं सही, आपकी जो पेशन गोई थी, जो आर्टिकल आपने लिखे, जो आर्टिकल हमारे सामने जो मैंने पढ़े, उसमें हमने एक चीज देखी थी कि नवाज शरीफ साहब का रोल। अब आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है सर नवाज शरीफ साहब? क्योंकि हमने कल देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब हल्फ उठा रहे थे तो बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, आसिफ जरदारी साहब मौजूद थे, लेकिन कल हमने देखा आसिफ जरदारी साहब जब हल्फ उठा रहे थे, नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी यानी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा वहां पर मौजूद नहीं थी। चलो अमीन गंडापुर को तो हम साइड पे कर लेते हैं, उनका मौक़िफ़ थोड़ा डिफरेंट है। सर नवाज शरीफ साहब कहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्या वो दोबारा लंदन की तरफ वापसी इख्तियार करेंगे या यहाँ पर रहकर बैकडोर की जो सियासत है उसी को उसी तरह संभालेंगे?
देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कल मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेसिडेंट ओथ में, नंबर 1। और ये कि नवाज शरीफ साहब आ गए, मीन सारे आ गए, प्राइम मिनिस्टर मौजूद था। और पहले मरियम नवाज थी जिसने एज ए चीफ मिनिस्टर ट्वीट किया और मुबारकबाद जो है वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब को दी। और उनको भी पता है, नून लीग को भी पता है कि अगर हमें आगे चलना है, इंतशार से बचना है, रिकन्सिलेशन की सियासत करनी है, तो आसिफ अली जरदारी साहब को आगे रखना पड़ेगा। सर, यहाँ पे अगर थोड़ी अगर सी भी इन्होंने गलती की रिलेशनशिप जरदारी की बात साहब करनी को, जाए, पीपल्स पार्टी में और नून लीग में जो काफ़ी दोस्ती हमें दिखाई दे रही है, जाहिर सी बात है मुल्क को ज़रूरत भी थी कि कुछ जमातें जो हमें आपस में, कुछ क्या सारी जमातें आपस में मिलकर बैठें, क्योंकि हल तो मुल्की मसाइल ही करने हैं। कल रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि हमें तकरीबन 2 साल लग सकते हैं मैशत को संभालने में, और पिछली हुकूमत ने 4 साल में जो है वो बेड़ा गर्क किया है मैशत का। तो 2 साल आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा होंगे अगर मिल के काम किया जाए तो? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अवाम का भरोसा बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अभी इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा एक आइनी पोजीशन के ऊपर ले रही है, मगर कैबिनेट में इस वजह से नहीं ले रही है कि वो भी हम देखते हैं कि भाई PMLN जो है वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब और उसकी थ्योरी क्या नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कमिटेड हैं कि मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, और जैसे इन्होंने 1.5 साल पहले जो मेहनत की थी, और आज भी हर किस्म मोरली सपोर्ट जो है पीपल्स पार्टी की PMLN को रहेगी, और इसी तरीके से ही मुल्क को जो है क्राइसिस से निकाला जा सकता है। मगर मुल्क के अंदर इंतशार जो फैलाते हैं उनको भी टेबल पे बिठाना भी जितनी अपोजिशन की जवाबदारी है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट की जवाबदारी है, और ये पीपल्स पार्टी समझती है। और पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि अपोजिशन और स्पेशली इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर कायल करे कि वो बैठे डेमोक्रेटिक तरीके से। और उसका जवाब आपने देखा कि मरवत ने परसों शाहजेब के प्रोग्राम में दिया कि हम समझते हैं कि अब हमें डेमोक्रेटिक तरीके से आप नेक्स्ट वीक में देखेंगे ये चीज़ें। दूसरी आपने बात पूछी मियां नवाज शरीफ साहब की, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ के लिए तो फ़ायदा हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब के आने से, मगर नवाज शरीफ साहब मुझे आगे हुकूमत में नज़र नहीं आ रहे। मैंने दिसंबर 2023 में भी लिखा था, और ज़रूर थोड़े वो मायूस ज़रूर हैं, मगर अब सारी जो गवर्नमेंट बनी है वो नवाज शरीफ साहब की बनी है। बेटी उधर है, भाई इधर है, मिनिस्ट्रियां सारे वो फाइनल कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका एक अपना रोल ज़रूर है। मगर इस वक्त सितारे जो है, आसमानी सितारे, वो इस वक्त जरदारी साहब के सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ साहब के अच्छे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर आप अपोजिशन के हिसाब से आप मुझसे पूछेंगे तो इमरान खान के भी सितारे बहुत अच्छे हैं, और उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कर्मा थ्योरी जो है वो खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रही है अभी भी, क्योंकि खान साहब ने 3.5 साल जो जब आदमी को वक्त मिलता है तो उसमें जब नेक काम करते हैं तो कर्मा थ्योरी सपोर्ट करती है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। आज भी अगर अपनी कर्मा थ्योरी बिल्कुल डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कर्मा थ्योरी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अलग बात है कि अवाम ने उनको काफी सपोर्ट किया, हमने 8 फरवरी को देखा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, आपकी जो गुफ्तगू थी जायजा फरमाई हमने अवाम के सामने रखी। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियोज़ में। हरमीत भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। हरमीत, कल हमने देखा कि जगह जगह PTI की जानिब से जो है वो मखसूस सीटों के हवाले से एहतजाज किया गया, और इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ आफ्ताब जहांगीर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कैसे हैं आप? बहुत आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। सर, कल देखा जाए तो बहुत पुरअमन एहतजाज था, रैलियां निकाली जा रही थीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर से वही गिरफ्तारियां जो हैं वो देखने में आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मेरे सुनने वाले देखने वाले सबको मेरा सलाम। अच्छा, बात यह है कि हमने कल जो एहतजाज किया था वो बड़ा ही पुरअमन और पूरे पाकिस्तान में था,
अच्छा, ये एहतजाज का सिलसिला हमारा 9 फरवरी के बाद से जो भी रिजल्ट आए उसके बाद से हमारा ये सिलसिला शुरू है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि हम पुरअमन होते हैं तो भी इनको तकलीफ है, अगर हम कहीं नारे ज़्यादा लगा देते हैं तो उसपे भी इनको तकलीफ है। मसला ये है कि अगर आपने इस एहतजाज को रोकना है, आपने इन सारे मसाइल को ख़त्म करना है जो एजुकेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप जो है पुरअमन लोगों को किस तरह पकड़ पकड़ के, कल एक क्लिप चल रहा था कि एक बगैर यूनिफॉर्म का बंदा जो है वो एक स्कूटर वाले को पकड़ के पुलिस वालों के हवाले कर रहा है, और उससे जब सहाफी पूछता है कि जी आप कौन है, वो जवाब नहीं देता। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो 9 मई के थी। आप 9 मई को भी उठा के देखें तो ऐसे बहुत सारे आपको करैक्टर नजर आएंगे कि जो इस किस्म की हरकत करके लोगों को उकसा रहे थे कि जी आप इधर चलो, इसको पत्थर मारो, इसको ये करो, इसको वो करो वो। लेकिन क्योंकि हमारी डिमांड यही है कि GIT बनाई जाए और उसकी पूरी तहकीक की जाए। जिसने 9 मई के वाकये में कोई शिरकत की है या कोई गलत काम किया, उसको बाकायदा सजा मिलनी चाहिए। हम इसको बिल्कुल वो नहीं करते। आफ्ताब साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज कल था, हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमत है उनका मौक़िफ़ ये है कि ये बिल्कुल पुरअमन एहतजाज नहीं था, और हमें डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं दोबारा 9 मई का जो सानिया है वो दोबारा रोनुमा ना हो जाए, इसलिए हम जो क्रैक डाउन करें उसकी वजह भी यही है। तो क्या सर वाकई कुछ वजह यही थी कि आप लोग इंतशार फैलाने के लिए शहरों पे निकल आते हैं? अच्छा, नहीं देखें, ऐसा नहीं है। आप लोग साफी हैं और आज का जमाना जो है वो पे 77 का जमाना नहीं है। आज तो कैमरे की आंख से कोई चीज भी छुप नहीं सकती, कोई चीज भी बच नहीं सकती। देखिए, बिल्कुल, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने पुरतशद्दिद लोग हैं या हम कितने पुरअमन लोग हैं। 9 मई में 8 मई का इलेक्शन हुआ, मेरे पास सारे फॉर्म 45 आ गए। आने के बाद मैं गया RO ऑफिस में अपना रिजल्ट लेने के लिए। वहां पर ना कोई MPM के लोग मौजूद थे, ना जमात इस्लामी के, ना पीपल्स पार्टी के, कोई लोग मौजूद नहीं थे। हम गए, हमको 150-200 के करीब लोग थे। हमने जाकर वहां पे गए तो आगे एक SSP, 4 SHO, एक रेंजर्स की पूरी कमांड, उसका एक कर्नल वहां मौजूद था। उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया। आज तक मैं RO से नहीं मिला। RO के ऑफिस में मुझे जाने नहीं दिया जाता, जब जाता हूँ ताला लगा हुआ है। आज तक नहीं मिल सका। मैं अपना रिजल्ट किससे लूं जब हम उसमें 200-250 आदमी जो है वो 15-16 पुलिस वाले और रेंजर्स वालों को कुछ नहीं कह रहे। तो इतना बड़ा जो हुआ 9 मई, ये बड़ा सवालिया निशान है 9 मई के ऊपर कि इतने बड़ा उसमें के कोर कमांडर क्या घर पे हमला हो जाए, कोर कमांडर ऑफिस पे हो जाए, मुख्तलिफ जगहों पे हो जाए और वहां पर कोई रेजिस्टेंस करने वाला कोई मौजूद ना हो। ये तो बड़ी सरप्राइज बात है और मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें इनसे आगे निकलना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने इलेक्शन करवाया, जिस तरह आपने इलेक्शन करवाया वो भी आपके सामने, आपने 24-24 घंटे की अदालतें लगाई और उसके बाद आपने हमारा निशान छीना, हमारा। ये सब अगर हम एहतजाज और रैलियों की बात करें, हम माजी में थोड़ा सा चले जाते हैं 2014 को अगर हम देखें, उस वक्त भी आप लोग इसी तरह इस्लामाबाद की जो शाहराएं थी वो बंद थी। आफ्ताब साहब, उस वक्त आपको सपोर्ट भी था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब जो सूरत हाल है, क्या आपको लगता है कि इस एहतजाज का कोई आपको सिला मिलेगा, या अब जो हमने देखा आप लोगों ने, यानी आपकी पार्टी का मौक़िफ़ था कि आसिफ ज़रदारी को हम सदर बनाने नहीं देंगे, लेकिन वो सदर की कुर्सी पर, सिंहासन पर विराजमान हो गए सर। सो आपको लगता है कि आप एहतजाजी ये जो सिलसिला है इससे कुछ मुश्किलात मज़ीद हुकूमत को पैदा करने देंगे? ये मफाद की सियासत है। देखें, ये मफाद की सियासत है, ये सियासत नहीं है। हमारा एहतजाज हक है, कानूनी शरन हक है हमारा कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम दुनिया को बावर कराएं कि ये हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है कि 20 सीटें कराची की, 20 सीटें कराची की, 35 सीटें MPA की, NA की 20, एक सीट हमें भी दी गई और सब के सब हमारे पास रिजल्ट मौजूद है। क्यों नहीं बैठते हमारे साथ? हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, हमने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया, हम अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं सुन रहे? हमारे पास जो प्रूफ है वो प्रूफ आप ले आए। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं आपको पिछले 1 महीने से कि जी आपके पास जो फॉर्म 45 है और जो हमारे सर, जो आखिरी कार्ड खेलना था PTI ने वो मखसूस सीटों के हवाले से था, लेकिन यहाँ भी ऐसा हुआ कि उनको वो नहीं मिल सकी हैं। बाकी जमातों का फ़ायदा हो गया कि वो वही जो मखसूस सीटें उनके हिस्से में आने थी वो बाकी जमातों को मिल गई। तो आपको नहीं लगता कि सारा जो मसला क्रिएट हो रहा है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की वजह से? तो आखिर क्यों वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आपको क्या लगता है कहाँ कमी बाकी रह जाती है जो इलेक्शन कमीशन को पसंद नहीं आता?
अच्छा, इलेक्शन कमीशन पहले दिन से 22 है, ये मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन 22 है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि वो भी 22 है। वो जब हमारी बारी आती है, पीटीआई की बारी आती है, तो उसका रवैया कुछ और हो जाता है, और जब किसी और पार्टी की बारी आती है तो उसका रवैया कुछ और हो जाता है। वो 40 साल पुराने, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे 9 मई को छोड़ दें, वो 40 साल पुराना केस उठाकर उसको 24 घंटे चला रहे हैं, और उसको हीरो का करार दिया जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। बहुत अच्छा किया, मैं इसमें बिल्कुल वो कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया आपने, लेकिन दूसरे फैसले भी तो आप करें है। अभी आपके सामने है कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ, 9 जजेस ने फैसला दिया कि ट्रंप इलेक्शन लड़ सकता है, हालांकि उसके ऊपर भी मुकदमात हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आवाम की राय को रोक नहीं सकते। इसी तरह हम भी ये कहते हैं कि इमरान खान को बाइज्जत बरी किया जाए और उसको मैदान में आने दिया जाए। अभी रमेश साहब आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी ऑपोजिशन भी आके बैठे, ऑपोजिशन को तो आपने बैठने ही नहीं दिया। ऑपोजिशन को तो आपने बैंगन, भिंडी और टमाटर के पीछे लगा दिया। उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने, और मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों ने भी पीटीआई को वोट दिया होगा, पूरे पाकिस्तान ने जो है नहीं, बाई चांस हम वोट देने नहीं जा सके। जी अच्छा अफ्ताब साहब, एक तो आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी होती है, हम बात सबको तो मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम सहरिश ने बात दुरुस्त की कि हम नहीं जा सके, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर, इस सारी सूरत हाल में इस वक्त आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो आपकी गवर्नमेंट बन चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे आप पे ये इल्जाम भी, खबरें ये आ रही हैं कि जो तैमूर झगड़ा है, इमरान खान ने उसका नाम दिया भी कि उसको वजारत का मनसब दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की नहीं सुनी गई है। क्या वाकई ऐसा हुआ कि अब इमरान खान की जो है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट नहीं सुन रही है? वो तैमूर साहब ने खुद ही आपको आके टीवी पे भी आके और हर जगह उसको डिनाई कर दिया है? लेकिन ये देखिए वहां पर एक हुकूमत का मसला है। आपको भी नहीं पता कि इमरान खान ने नाम दिया है, मुझे भी नहीं पता कि इमरान खान ने नाम दिया ना, मेरे आपकी वकलाई कहते हैं सर। तो लेकिन ये कि जब तैमूर साहब जिसके बारे में बात हो रही है, उन्होंने जो है कह दिया कि जी मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं तो इस वक्त कौम के मसले की बात कर रहा हूँ, आप सूबे पे जा रहे हैं। सूबा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वफाक इंपॉर्टेंट है। अगर वफाक को नुकसान पहुंचेगा तो पूरे पाकिस्तान की इकाइयों को नुकसान पहुंचेगा। हमें चाहिए कि जल्द से जल्द, मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दरखास्त है कि हम जो पटिशंस लेकर गए हैं उस पर अच्छा या बुरा जो फैसला करना है जल्द से जल्द फैसला करें, ताकि आवाम इस बहम से निकले। आज हमारी कॉल के ऊपर 9 मई के बाद से जब भी हम कॉल देते हैं, जिस तरह लोग आते हैं, शिरकत करते हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों का एतमाद हम पर है। अभी पे आपने खुद इस्लामाबाद, दिल्ली में देखा, पंजाब में देखा, कराची में, हमने कराची में 7 जगह पर एहतजाज किया, कहीं पत्ता भी नहीं टूटा। पुलिस वाले भी हमारे साथ खड़े थे। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तहरीक का हामी है। हम एहतजाज हमारा कानूनी और शरन हक है, और हम आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन तरीके से अपना, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, जब तक हम आवाम का मैंडेट आवाम को लाके नहीं देते, हमारा ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सही। अफ्ताब साहब एक चीज, अफ्ताब साहब एक चीज जो इस वक्त हमने देखी, तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अली अमीर ने कल कहा कि साइफर तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये बात जो है वो सुनी जाएगी, यहाँ तक मामला जा सकता है? सर, मेरे ख्याल में हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम आपके तवज्जुह से भी करते हैं, हम आम प्रेस में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन अभी तक तो हमारी कोई सुनी नहीं गई। अगर बात यह है कि जब तक इस मुल्क को आप लॉ, उसके कानून के मुताबिक इस मुल्क को नहीं चलाएंगे, तो ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। जिस हुकूमत के पीछे अवाम का मैंडेट ना हो, अवाम का एतमाद ना हो, वो कभी नहीं कामयाब हो सकती। इन्होंने पिछले 2 साल भी हुकूमत करके देख ली है, जो हाल में पहुंचाया है, यही वजह तो है कि अवाम ने अपना गुस्सा जो है वोट के जरिए निकाला है, इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। ये मेरी बात, मेरी बहन, मेरे दोस्त, आपको याद रखनी चाहिए कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये तो 10-15 सीटें भी नहीं मिली है इनको। ईमानदारी से इलेक्शन करवा दिया जाए, तो काउंटिंग करवा दी जाए, सिर्फ कुछ और ना करें, है उसको ले आए। जो रिजल्ट आपने मुरतब करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिया है, उस रिजल्ट के मुताबिक आप इनके फॉर्म 45, 1 महीना हो गया ये फॉर्म 45 प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो 47 में। अफ्ताब जहांगीर साहब एक चीज ये तो आपको माननी पड़ेगी ना कि इलेक्शन कमीशन पे जो आप इल्जाम लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो एक जो गैर मुतनाज़ है, कहीं ना कहीं नजर भी यहाँ आती है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर, आपको नहीं लगता कि आपको जब आपके इल्म में था कि ये सारा मामला आएगा,
लेकिन उसके बावजूद कोई आपकी टीम की ये नाअहली आप कह सकते हैं कि उन्होंने उस तरह तैयारी नहीं की, आपसे मखसूस नशस्तों की बहुत बड़ी फहरिस्त जो है वो माल गनीमत करके औरों में बांटी गई, तो ये बड़ा नुकसान, बड़ा धचका पीटीआई को, खुद पीटीआई की जो लीगल टीम है उसको क्यों समझनी है, क्यों इस पे काम नहीं किया गया इससे पहले? देखिए सब जगह पे काम किया है। पहली बात ये देखें कि जब हमारा निशान बल्ले का ले लिया गया तो हमने एक पार्टी के साथ एलायंस किया, उस बेचारे को पकड़कर इतनी फैंटी लगाई है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 आदमी 3 आदमी उसको पकड़ के लाके बिठा रहे हैं और वो कह रहा है मैंने नहीं कोई अलायंस किया। ये आपके सामने है, हॉट सीट के ऊपर बिठाकर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कराई गई है, इस तरह उस बेचारे से भी कराई गई। उसके बाद हमने जो है कानूनी तरीका अख्तियार किया, हमने कहा जी आप हमें निशान अलाट कर दो। उन्होंने हमें बैंगन कर दिया, बल्ला कर दिया, मुझे विकेट कर दिया और किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। उसके बावजूद आवाम ने, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि आवाम ने इस तरह निकलकर वोट डाला है, खुद ढूंढ ढूंढ के निशान कि क्या निशान है किस पीटीआई के कैंडिडेट का, उसको निकालकर उसको वोट देकर उसको असेंबली में पहुंचाया है 2/3 अक्सरियत के साथ। अब उसके बाद कहते हैं कि जी आजाद है, आप हम आजाद है भाई। फिर हमने एक पार्टी ज्वाइन की, अच्छा उस पार्टी के अंदर गए तो कहते हैं कि जी ये पार्टी भी आपकी नहीं है। आप मुझे बताएं कि हम 50 सीटों लेने वालों के पास एक भी ऑपोजिशन, एक भी रिजर्व सीट नहीं है और 2-2 मेंबर्स के पास पूरा कोटा जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी इतना मजाक मत करें कौम से कि कौम जो है कि फिर दूसरा कोई रास्ता, तशद्दुद का रास्ता ना अख्तियार कर ले, उसका बिलीव जो है जमहूरी निजाम से उठ जाए, वो वोटिंग क्यों समझे कि ये गैर जरूरी है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब, एक चीज जो हमने माजी में देखी, जब राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला हुआ करते थे तो कहा जाता था कि हकीम राना सनाउल्लाह साहब, जी जी, ये 100% मेरा रिजल्ट है, ये 100% मेरा रिजल्ट है। अगर इस रिजल्ट को आप नहीं मानोगे, जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, आपके पोलिंग स्टेशन के स्टाफ ने हमारे पोलिंग एजेंट्स को दिया और साइन है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, सिग्नेचर्स हैं, फॉर्म 46 मौजूद है, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है, हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे तो निजाम नहीं चलेगा। आपको मालूम है कि अगर माल चोरी हुआ है और चोर कौन है और उसने कहाँ रखा है, और आप निशानदेही कर रहे हैं पुलिस को, आप निशानदेही कर रहे हैं दूसरे सिक्योरिटी इदारों को, क्या भाई हमारा सामान यहाँ पड़ा हुआ चोरी का, हमें वापस दिलाया जाए। आप कहते हैं नहीं यार कोई बात नहीं, वो चोरी कर लिए, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, चोरी को छोड़ दो, अगली चोरी कर दे। आपको बड़ी के साथ बहुत शुक्रिया सर। आफ्ताब जहांगीर साहब हम मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। और इस वक्त अगर हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है, फॉर्म 45, फॉर्म 47 का मामला लेकर 47 में हम देख रहे हैं कि कल भी कहा गया था कि आसिफ ज़रदारी साहब जो है ये 45 के नहीं 47 के सदर हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या सियासी मफाहमत या जो सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, क्या ये ख़त्म होगा और मुल्क जो है, क्या अपोजिशन पार्टियां भी आके कुछ मामला जो है वो तय करेंगी पार्लियामान में बैठ के, या मामला इसी तरह एहतजाजी देखना होगा पाकिस्तान इस हवाले से कितना किरदार जो है वो अदा करते हैं। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग पब्लिक। कल 12 मार्च फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कल रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह। आज शाम को उम्मीद तो पूरी है कि जो चांद है वो रमज़ान मुबारक का नज़र आ जाएगा। बात करेंगे हम रमज़ान में रोज़े रखने के हवाले से। जाहिर सी बात है मकसद सिर्फ रोज़ा रखना तो नहीं होता है, उसमें फ़ोकस किया जाता है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियों से, जो मौशी बीमारियाँ होती हैं उनसे इंसान बच जाता है, रोज़ा रखता है, अपने नफ्स पर भी कंट्रोल करना पड़ता है। और अल्लाह ताला ने बेसिकली ये जो महीना है वो इबादत के लिए दिया है, और इंसान कोशिश करे तो बहुत सारी बुराइयों से इस ख़ास महीने में बच सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमने इनवाइट किया अपने स्टूडियोज़ में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, मजहबी स्कॉलर भी हैं। जहां हमें कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, जाहिर सी बात उनको जाने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। बतौर मुसलमान बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन बदलते भी रहते हैं, लेकिन क्लियर भी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि रमज़ान का महीना लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, बल्कि कुछ लोग तो नहीं, जाहिर से बता एज़ अ मुसलमान हम पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं, इस महीने का इंतज़ार करते हैं।
और तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से रहती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उनको पॉज कर दिया जाता है और फोकस किया जाता है इबादत पे। अगर कोशिश की जाए तो इंसान अपने नफ्स पर कैसे कंट्रोल कर सकता है? स्पेसिफ़िकली जो हम इस पे वर्ड्स यूज़ करेंगे, इस्लाह नफ्स और इस्लाह अहवाल कैसे किया जा सकता है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ और मोहतरमा सैरिश साहिबा। देखें जी, सबसे पहले तो रमज़ान करीम की आमद है। रमज़ान करीम वो मुक़द्दस और अज़ीमुल मंज़लत माह मुक़द्दस है जो अपनी रिफ़अतों, सआदतों और मनाज़िल के हवाले से, बरक़ात के हवाले से वो महीना है जो दीगर महीनों से बिल्कुल मुनफ़रिद और मुतमय्यज़ मकाम और मर्तबा रखता है। यही वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। यही वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बिल्कुल बंद किए जाते हैं। और ये तो सारे का सारा खालिक़ कायनात की ख़ास जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, सआदतें हैं जो बंदगाने खुदा के लिए हैं, वो उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास अनवार व तजल्लियात और करम का नुज़ूल होता है। कुरान करीम और अहादीस नबविया के ऊपर जब हम रोशनी डालते हैं और उनका मुताला करते हैं तो हमें ये वाज़े तौर पर पता चलता है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के मुतल्लक़ सैयदा आयशा फरमाती हैं कि इज़ा दाखला रमज़ान, तो जब रमज़ान करीम आता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तग़य्यरा लौनुहु व कसरत सलातुहु वब्तहल्ला फ़िद्दुआए व अशफ़क़ मिन्हु। इसका तर्जमा ये है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जो रंग है वो तब्दील हो जाता और आपकी जो नमाज़ों में कसरत आ जाती और आप गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते और खालिक़े कायनात से खौफ ज़्यादा करना शुरू हुई। वैसे तो आका अलैहिस्सलाम हर वक्त ही खौफ फरमाने वाले थे, लेकिन ये आपका ये जो मामूल मुबारक था ये जो है ना उम्मत को इस्लाह अहवाल के लिए था। यानी कि ये महीना जो मुबारक महीना है ये कोई आम महीना नहीं है। इस महीने को जब हम मज़ीद आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पढ़ते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है ये महीना जो है, जिस तरह आपने मोहतरमा क्वेश्चन किया तो उसको मैं एड्रेस इस तरह से करना चाहूँगा, इस्लाह अहवाल और इस्लाह नफ्स। देखें घरों में हम कितने मुलाजमीन रखते हैं, ठीक है, काम करने के लिए, तो सुनने में भी ये आता है कि उनके ऊपर ज़दोकूब किया जाता है, उनके ऊपर उनके हक़ का इस्तेसाल किया जाता है। तो इस महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि मन खफ़फ़ा अन ममलूकी ही, कि जिसने अपने सबॉर्डिनेट को काम के हवाले से तखफीफ की, उससे काम कम लिया, उससे मोहब्बत की और उसका ख्याल रखा, गफ़र अल्लाहु लहू, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श देता है। व अदखलहुल जन्नता, और उसको जन्नत में जगह अता फरमा देता है। देखिए कितना इस माह मुक़द्दस में छोटी सी चीज़ है जो कि इस्लाम में, और हमें ये चीज़ें क्लियर ही नहीं और हम फोकस ही नहीं करते इन चीज़ों पे। अगर आपने जैसा आप कह रहे हैं कि जन्नत कमानी हो, इतना आसान कि आप अपने मुलाजिम से जो आपके घर में रहते हैं, आपके हेल्पर्स होते हैं, उनसे काम कम लें, अल्लाह इसी से खुश होता है। बिल्कुल। देखिए मखलूक खुदा जो है ना, अल्लाह ताला की जो मखलूक है, मैं एक और हदीस आपके इसी बात के ऊपर मैं ऐड करना चाहूँगा, एडिशन करना चाहूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अन्नासो अल खल्क़ु इयालुल्लाह, तो मखलूक जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सारी की सारी अल्लाह की तरफ मोहताज है। अब अगला आप इसका जो हदीस का टुकड़ा है वो सुनेंगे ना तो आपका ईमान बिल्कुल ताज़ा होगा। फ़मन अहब्बुहुम इलल्लाहि ताला मन अहसनु इला इयालिही, जो अल्लाह की मखलूक पर ज़्यादा रहम करता है ना, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाता है। नमाज़ों में कमी हो सकती है, हमारी इबादात के अंदर कमी हो सकती है, लेकिन मखलूक खुदा को अगर इस पैरामीटर में हम देखते हैं तो इस हदीस में जो है ना, मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने स्पेसिफिकली फरमाया है व शहरुल मुवासाती, ये महीना जो है ये गमखारी का महीना है, ये लोगों के साथ मोहब्बत का महीना है, ये लोगों के साथ
उनके दुख दर्द डॉक्टर साहब आप बड़ी तकालीफ जो खूबसूरत बात कर रहे हैं और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वैसे तो एक स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने जो आई हैं यानी ये जी। महीना प्रैक्टिस आपको दिलाता है पूरी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी, कैसे गरीब जो भूखा है उसकी भूख को कैसे महसूस करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क में होता है अब कल आप देखेंगे जो टमाटर की प्राइस है वो 2 गुना 3 गुना और बढ़ जाएगी, दीगर ममालिक में रेट कम हो जाते हैं, यहाँ पे छुरियाँ तेज़ हो जाती हैं, यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं। हाँ, ये चीज़ हम देख रहे हैं कि उन नमाज़ें वो पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो छुरी तेज़ की होती है और गरीब का गला काटने की कोशिश करते हैं, इनके लिए क्या अहकाम है सर? हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन किया जनाब अरबीज साहब आपने। देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो इस्लाम में वैसे ही हराम है। मन इहतकरा फ़हुव मलऊन के अल्फाज आते हैं। जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तो मैं यहाँ पे जो है ना वो अल्लामा इकबाल का शेर कोट करना चाहूँगा, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये जो है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माएँ यहूद। बेसिकली हमारा जो इस्लाम का जो एक लेवल हो चुका है ना, वो ज़ाहिरन इसी को ही तो निफाक कहा गया है, हाइपोक्रेसी कहा गया है कि देखें आप ज़ाहिर में कुछ हैं, बातिन में कुछ हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी जनाब आपने तस्बीह पकड़ के और आपने जनाब बड़ी बड़ी जो है ना वो, मैं किसी के ऊपर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो इस बात के ज़ुमरे में आते हैं वो तो आते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इतना कुछ होने के बावजूद आप लोगों को जनाब अंदर आप छुरा जो है ना वो घूम के बैठ जाते हैं और पता नहीं क्या से क्या कुछ जो है ना वो करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अल्लाह और रसूल के यहाँ और दीन इस्लाम के यहाँ बल्कि दीगर मज़ाहिब जो है वहाँ पे भी काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मनहता करा मलऊन, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। अब ये महीना तो था गमखारी का, मैंने अभी हदीस पाक पढ़ी। ये महीना तो था गुरबा के साथ प्यार मोहब्बत का। ये महीना तो था कि प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल लो लेवल पे लाई जाएं। ये महीना तो था, ये महीना तो है कि जो है ना लोगों के साथ बिल्कुल एक चैरिटी की जाए। मैं आगे चल के बयान करूंगा, लेकिन उसके अपोजिट जब ये महीना आ जाता है, अभी चूँकि कल होपफुली कि ये रोज़ा होगा और सारे मुसलमान जो हैं मोमिनीन जो हैं वो रोज़ा जो है ना वो रखेंगे, लेकिन हम उसके उल्ट चलना शुरू हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गैर अखलाकी बात है। डॉक्टर साहब एक चीज़ सैरिश जो हमने पढ़ी है, मैंने जो देखी है और जो इस्लाम के हवाले से जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, मैंने जब भी देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की जो लाइफ थी, जब उन्होंने रोज़ा रखा तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जब रोज़ा खोलने का वक्त आता था तो उनके पास 2 खजूरें या 1 खजूर होती थी, वो भी कोई मांग के उनको ही दे देते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल हमारे सामने, हम ये देखते हैं कि जब रमज़ान आता है तो दस्तरखान जो है ये फुल होगा, इसमें हर किस्म के खाने भी पड़े होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस भी पड़ी होगी। हम ये क्यों नहीं देखा जाता जो ख़वातीन है उनका भी रोज़ा है, वो भी मुश्किल से गुजर रही है, लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि उन पर दबाव बहुत ज़्यादा डाला जाता है। तो इसके हवाले से इस्लाम क्या कहता है? देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है, वो वही वहाँ पे हदीस आ जाती है कि नबी दो आलम, ऐसा नहीं था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मालो दौलत की कोई कमी थी। मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये माह मुक़द्दस आता तो इज़ा लाक़ियहु जबरील काना अजवद बिल खैर मिनर रीहिल मुरसलाती, कि जितनी एक तेज़ो तुंद हवा है ना उससे भी ज़्यादा आप सखावत फरमाने वाले हो जाते हैं। मतलब क्या है, 2 खजूरों से खुद आप रोज़ा इफ्तार करके उम्मत को ये एक मुस्तहसन और एक अच्छा अमल बताया कि देखो अगर कोई गरीब है तो उसका जो है ना वो दिल ना दुखे, ठीक है। इतने इतने बड़े बड़े दस्तरखान अगर हम सजा लेते हैं तो उसके अंदर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको बेसिकली अपने हमसायों का भी ख्याल रखना चाहिए यार, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। इस्लाम ये हरगिज़ नहीं कहता है कि आप अपना पेट भर लो, ठीक है, तरह तरह के अनवाउ अक़साम के आप खाने जो है ना वो तनावुल फरमाएँ और अपने पेट को जनाब आप जो है ना वो पूरी एक कसर निकाल लें। इस्लाम ये कहता है कि आप दूसरों का ख्याल रखें। यहाँ पे भी मैं आपके क्वेश्चन में मैं हदीस नबवी कोट करना चाहूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम, आपके सवाल को भी एड्रेस हो जाएगा और मेरा एक पैगाम भी आपके पब्लिक न्यूज़ चैनल से पहुँच जाएगा। हुज़ूर ने फरमाया मा आमना मम बात शबाना वजारहू जायउन, वो बंदा मुझ पर ईमान ही ना लाया जो बंदा पेट भर के तो वो खा के सो गया, ठीक है, हट्टा कट्टा बन के, ये मेरी तरफ से अल्फाज हैं, वजारहू जायउन, उसका जो पड़ोसी है वो भूख की हालत में सोया।
इस हदीस के ऊपर अगर हम गौर व खौद करें जनाब अरबी से इंसान, तो वाज़े तौर पर इस्लाम की तालीमात हमारे सामने आ जाती हैं कि इस्लाम भूख मिटाने के बजाय दूसरों को प्रेफरेंसेस देने का नाम इस्लाम है, और दूसरों के ज़रूरियात ज़िंदगी को जो है ना वो अपनी नज़र में लाने का नाम इस्लाम है। बिल्कुल। रमज़ान का अगर कल माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कल पहला रोज़ा इंशाल्लाह हो जाएगा, सीखने की ज़ाहिर सी बात है, उम्र जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, आप सीखते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन से औकात होते हैं रमज़ान मुबारक में स्पेसिफ़िकली जिनमें दुआ ज़्यादा कबूल होती है बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए, और उस औकात जो हैं उन औकात को फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए? देखें, बड़ा अच्छा और अहम सवाल आपने किया। वैसे तो 24 घंटों में एक ऐसी साअत होती है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, वो आमीन कहते हैं, और बंदा उस वक्त कोई बुरी बात भी करता है तो वो जो है ना वो अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल हो जाती है। अच्छी बात भी करता है, कितना ही हो अच्छा हो कि आप मुंह से अच्छी बात निकालें। जी। आपके सवाल एड्रेस करने से पहले मैं मुस्लिम शरीफ की एक हदीस कोट करना चाहूँगा। हुजूर ने फरमाया है कि ला तदऊ अला अमवालिकुम वला तदऊ अला अनफुसिकुम वला तदऊ अला औलादिकुम, ना तुम अपने बारे में बद्दुआ करो जिस तरह का वो फला मर जाए, ठीक है, ना तुम अपने अमवाल के तलफ होने के बारे में जो है ना वो बद्दुआ करो, ना अपनी औलादों को बद्दुआ दो। पूछा गया या रसूलल्लाह ऐसे कैसे? हुजूर ने फरमाया कि 24 घंटों में, ये मेरी तरफ से अल्फाज हैं, एक ऐसी सात होती है जिसमें फ़रिश्ते फ़इन तवाफ़का के अल्फाज आते हैं, फ़रिश्ते आमीन कहते हैं तो आपने जो भी मुंह से बात की वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो गई, वो एज इट एज हो गया, क्योंकि अल्लाह के यहाँ तो कुन होना है ना, तो इसलिए मुंह से अच्छी बात ही निकालनी चाहिए। और आपका जो क्वेश्चन है कि दुआ तहज्जुद का बेहतरीन टाइम है, और हदीस के मुताला से ये पता चलता है कि उस वक्त अल्लाह की रहमत जो है वो पुकार के कह रही होती है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूँ, है कोई शिफा लेने वाला अमराज से, बीमारियों से, मैं उसको शिफा दे दूँ, है कोई मेरी रहमत का तलबगार जिसको मैं अपनी रहमत के साथ ख़ास कर दूँ। तो ये रमज़ान करीम की तो वैसे ही बंदा रोज़े में होता है, तो किसी वक्त भी जो है ना वो आप ये दुआ रखें ज़हन में, और ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उम्मीद और होप रखें कि मेरी दुआ अल्लाह कबूल करता है। और एक हदीस पाक है कि अल्लाह से दुआ इस हाल में करनी चाहिए कि अल्लाह वो तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा, और वो तुम्हारी दुआ को सुनता भी है और उसको अपनी बारगाह में इस्तिजाबत और कबूलियत का दर्जा दे दे। बिल्कुल तवक्कुल रखना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास है, अभी तक जो हमने सुना है वो ये था कि जब तक अजान होती रहती है आप खा सकते हैं और आपका जो रोज़ा है वो मकरूह नहीं होगा, लेकिन मैंने जाहिर सी बात है वीडियोस तो ऐसी आती रहती हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट भी होगा जो क्लियर करना चाह रहे होंगे। मैंने देखा कि जो सहरी का वक्त है जब ख़त्म हो जाता है फिर अजान होती है, इसको क्लियर कीजिए। बहुत अच्छा आपका सवाल है जी। मौजू की मुनासबत से कुरान करीम का मैं यहाँ पे आयत से इस्तिशाद करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल, रोज़े को पूरा कर लो रात तक। अब रोज़ा बेसिकली जो होता है ना वो रात के अंदर अंदर हमने उसको उसकी कंप्लीशन करनी होती है। अजान जब होती है तो वो सुबह हो जाती है। अच्छा, तो अगर आप कोई चीज़ किसी बर्तन में खा रहे हैं, सुनने अबी दाऊद की मैं आज ही हदीस पढ़ रहा था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको आप जल्दी जल्दी उसको फिनिश कर लो, उसको छोड़ो नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अजान जब स्टार्ट हो तो फ़ौरन जो है ना वो चीज़ आप खाना से हाथ खींच लें, क्योंकि रोज़ा रात तक होता है। और कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ दी है उसके इस्तिदलाल में आर्गो और एविडेंस के तौर पर। तो अजान चूँकि फजर जब हो जाती है तो उस वक्त रोज़े का चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए अवेयरनेस ये मैं देना चाह रहा हूँ और केयर करनी चाहिए कि जब अजान हो तो उस तक वहाँ तक जो है ना वो थोड़ा सा पहले उठ जाएं, और थोड़ा सा जल्दी कर लें ताकि वो हमारा रोज़ा ख़तरे में ना पड़ जाए। तो ये इस्लाम की तालीमात हैं। ठीक, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मजहबी स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम वक्त हुआ है ब्रेक का, इसके बाद बात कर लेते हैं PSL 9 में क्या चल रहा है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक बार फिर से स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। बात करने वाले हम PSL सीज़न 9 की। क्या चल रहा है मैचेस में, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ शकील खट्टक हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद, कैसे हैं आप? हमीद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, मैं सोच रहा आपने बात की कि शकील खट्टक, तो मैं सोचा शकील खट्टक की तरफ आप जा रही, लेकिन आपने दुरुस्त बात मैंने की। सोचा आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने मैचेस साथ। हो रहे हैं और अगर हम इस सारी सूरत-ए-हाल में बात करें, आपने कल का मैच देखा। दो चीज़ें सैरिश, हम चाहे रावलपिंडी की बात करें या लाहौर के स्टेडियम की बात करें, तमाशाइयों से भरा होता है और यही गिला शिकवा जो है अब लाहौरी भी कर रहे हैं, रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो भी कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो फाइनल है ये कराची में नहीं होना चाहिए था, ये तो लाहौर या इधर होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल कल आपने जो बात की कि दो मैचेस हुए, एक तरफ हमने मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की, जिस तरीके से उसको झाड़ पिलाई इस्लामाबाद कल ने, के वो दोनों कमाल मैचेस की जो हैं वो वो आखिरी गेंद तारीखी को अगर हम मैचेस बात करें। साबित हुए हैं अगर कहा जाए तो। हमने बात करने के लिए इनवाइट किया, हमारे साथ मौजूद हैं मुबीन राजा स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और इसके साथ ही स्टूडियोज़ में हमारे नुमाइंदे हैं शकील खट्टक। हमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपडेट करते रहते हैं क्रिकेट के हवाले से। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुबीन राजा हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। आपसे ऐसा जानना चाहेंगे कल के मैचेस के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, पहली तो खुशैन बात यह है कि कल दोनों मैचेस जो हैं वो बड़े जो है वो अच्छे मैचेस हुए हैं और बिल्कुल लास्ट बॉल तक जाके डिसाइड हुआ है कि किस टीम ने विन करना था। पिंडी की बात करें तो पिंडी हमेशा से हाई स्कोरिंग जो है वो मैचेस हमें देखने को मिलते हैं। मुल्तान सुल्तान बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रही थी टीम हमें, लेकिन मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जिस तरह टूर्नामेंट ये आगे जाएगा और मुल्तान की टीम जब मुल्तान से बाहर निकलेगी और लाहौर और रावलपिंडी जाएगी तो फिर देखना होगा कि मुल्तान की टीम लीड किस तरह ले रही है। तो आपने कल का मैच देखा मेरे ख्याल से कि इस्लामाबाद की टीम ने, जो कि इतना अच्छा 2-3 मैचों में परफॉर्म नहीं कर रही थी, लास्ट मैच वो लाहौर से हारी भी थी, लेकिन अगेंस्ट बेस्ट साइड मुल्तान की उन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक किया और बड़ा अच्छा उन्होंने रन्स चेस किया। और मेरे ख्याल से क्रेडिट देना पड़ेगा उनके बैटर्स को, जिस तरीके से उन्होंने जाके डिस्प्ले किया। और फिर आप बात करें अगर लाहौर वाले मैच की और लाहौर और क्वेटा के मैच की, तो लाहौर का दूसरा मैच है। मुबीन, लाहौर जाने से पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। तो मेरे ख्याल में शकील खट्टक साहब, एक और चीज जो कल हमने रावलपिंडी में देखी, इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं हम इस पे तबसरा भी करते रहे कि ये बहुत पीछे रह गई, लेकिन अचानक इनका दोबारा इन होना और अपनी पोजीशन को टॉप सेकंड में बना लेना, इसको किसको क्रेडिट देंगे? या इस वक्त अगर हम उनके कप्तान की बात की जाए तो उन्होंने जबरदस्त पारी खेली है और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उसके वो झलक हमें स्क्रीन पर नजर आती है अगर हम देखें। हरमीत, आप क्रेडिट का भी पूछ रहे हैं किसको क्रेडिट देखें, साथ ही आपने उस बंदे का नाम ले लिया जिसको क्रेडिट देना चाहिए हकीकत तौर पर अगर देखा जाए, शादाब खान। क्योंकि वो पहले फॉर्म में नहीं थे, इंजरी का शिकार हो गए थे, फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेली तो हमें उस तरह का शादाब नज़र नहीं आया जो कि एक शादाब हुआ करते थे। लेकिन यही डर हमें लगा रहता था अक्सर कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बहुत बड़ी साइड है PSL की, अगर वो डाउन होती है तो फिर पूरे PSL का मज़ा डाउन हो जाता है, जैसे लाहौर कलंदर जिस पर डाउन हो चुकी है। लेकिन शादाब ने जिस तरह से टीम को लड़वाया, खुद फॉर्म में आए, विकेट्स भी ले रहे हैं, साथ साथ रन्स भी कर रहे हैं। कल की आप शादाब की इनिंग्स उठा के देख लें तो 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेले भी हैं, निस्फ सेंचुरी स्कोर की और पूरी टीम को लड़वाया भी। बेसिकली देखिए, आजम खान से कैच ड्रॉप हुआ, शादाब ने कोई एग्रेशन शो नहीं किया। बेसिकली यही चीज़ होती है कि जब प्लेयर्स ऑन फील्ड उनसे कोई गलतियाँ होती हैं, कोई मिस्टेक होती है, तो कैप्टन का उस वक्त रोल होता है कि वो उनको बूस्टअप करे, थोड़ा सा उनका मोमेंटम बरकरार रखे कि नहीं यार कोई बात नहीं, हो जाता है। आजम से बड़ा इजी कैच ड्रॉप हुआ, हालांकि इफ्तिखार का कैच था, काफ़ी महंगा साबित हो सकता था, लेकिन शादाब ने उनको थोड़ा सा हिम्मत दिलाई, दिलासा दिलाई कि नहीं यार हो जाता है फील्ड के ऊपर। फिर नसीम शाह से कैच ड्रॉप हुआ। इस तरह की बड़ी सारी गलतियां की हैं इस्लामाबाद ने कल के, अगर हम ऑन फील्ड बात करें। उसके बावजूद शादाब की कैप्टनसी, मुबीन, अगर हम देखें, हमने मुल्तान सुल्तान को देखा है जिस तरीके से वो छाई रही अपने ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे। ये क्या हुआ सर, रावलपिंडी का ये स्टेडियम क्या उसे कहते हैं कि कोई वहां पे उनकी परफॉर्मेंस या कोई ऐसा हमें नजर नहीं आता कि वो जीत अपने नाम कर पा रहे हैं? क्या कोई ज्यादा तमाशाइयों का ज्यादा प्रेशर है या पिच पर खेलने की कोई पिच को नहीं समझ पा रहे सर? देखिए, बेसिकली होता ही है कि डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। जिस तरह मुल्तान की अगर हम बात करें, फिर लाहौर की बात करें, पिंडी की बात करें, कराची की बात करें, तो पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने जिस तरह सारे मौसम रखे हैं ना, तो इस तरह डिफरेंट जो हमारे जनूबी पंजाब है, सिंध में जाके देखें और हम KPK में देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस है
जो क्रिकेट ग्राउंड्स में है। तो मेरे ख्याल से ये चीज थोड़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से मुल्तान में जो स्विंग मिल रहा था उनको, उनके बॉलर्स को, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। 150 160 को भी डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे 230 भी डिफेंड नहीं कर पाए। यही बात थी, यही टेस्ट था कि बेसिकली उनका कॉम्बिनेशन इस तरह बन चुका था वहां पे खेल खेल के, वो आदी हो चुके थे मुल्तान की कंडीशंस के अंदर। अब यहाँ पे उनको यूज टू होना है, अब कराची की जो है वो फेज आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जिस तरह PSL अपने बिल्कुल लास्ट मराइल में है, ये बात अक्सर मैं करता हूँ कि जब भी इवेंट अपने आखिरी मराइल में पहुंचता है, असल जरूरी ये होता है कि उस वक्त किस टीम ने जो है वो का टेम्पो बन गया है। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद की टीम ने जिस तरह से कम बैक किया है इतनी बड़ी जीत के बाद, मेरे ख्याल से उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। शकील खट्टक, एक और चीज आपने देखी होगी, सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले अगर हम किसी शख्स, किसी नौजवान की बात करें तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट उस्मान खान को ही जाता है। कैसे देखते हैं इस नौजवान को, जिस तरीके से इन्होंने पारियां खेली और फाइनली हरमीत आपने उस्मान का नाम ले ही लिया है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा हम उस्मान को लाजमी आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस्मान देखें कराची में ये लड़का पैदा हुआ, पाकिस्तान की जानिब से डोमेस्टिक खेलता रहा। एक अरसे तक उन्होंने वेट किया कि शायद पाकिस्तान की जानिब से उन्हें मौका मिलेगा और वो उन्हें इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर लेके आ जाएगा, लेकिन मौका नहीं मिला। तो फिर वो यूएई शिफ्ट हो गया, उनकी टीम से खेल रहे हैं। और मज़े की बात तो यह है कि मुल्तान सुल्तान ने उन्हें पिक किया एज अ फॉरेनर प्लेयर, मतलब लड़का पाकिस्तान का लेकिन फॉरेन प्लेयर्स के तौर पर खेल रहे हैं, क्योंकि यूएई की जानिब से वो खेलते हैं, नेशनल टीम की जानिब। तो उनकी परफॉर्मेंस जब से वो मुल्तान में आए हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, अभी तक सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं, 2 सेंचुरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। तीसरी जो 50 है वो भी 90+ स्कोर है, 96 उन्होंने बनाया था, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी कलंदर्स के खिलाफ, और तकरीबन 170 के एवरेज से वो खेल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि पहले प्लेयर्स बन गए कि बैक टू बैक PSL में सेंचुरी स्कोर की, और अभी तक PSL में 2 सेंचुरीज किसी ने स्कोर नहीं किए, उस्मान खान ने किए हैं। लास्ट PSL सीजन में भी वो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी कोयटा की तरफ से, और वो जितने भी हिटिंग करते हैं बड़ी क्लीन हिटिंग होती है, कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि अभी शायद आउट हो सकते हैं, कोई ऐसा गलत शॉट खेला है। आप इवन वो गेंद उठा के देख लें कि लास्ट में जब सेंचुरी से थोड़ा सा पहले शादाब खान को उन्होंने लोअर गेंद के ऊपर छक्का मारा, तब खुद शादाब खान भी हैरान हुए कि मतलब ये गेंद तो जिसके ऊपर अमूमन प्लेयर्स सिंगल लेते हैं, उसके ऊपर उस्मान खान ने उठा के लेग साइड की जानिब छक्का उनको जड़ दिया था। तो शादाब भी हैरान रह गए थे, इवन उस्मान खान ने भी स्माइली दी थी शादाब को थोड़ा सा, कि उनको भी समझ आ गई थी कि गेंद बहुत अच्छी कराई थी शादाब ने, लेकिन ये उस्मान खान की एबिलिटीज़ थी, उस्मान खान का जो टेक्निक है, उनको कह लें कि इतने बेटर तरीके से वो हैंडल करते हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिन बॉलर हो, कि इवन शादाब को भी उन्होंने छक्का कर दी। तो यकीनी तौर पर उस्मान खान के एडिशन से, अब मुल्तान सुल्तान ने पहले उनको नहीं खिलाया, जब से वो खिला रहे हैं तो उस्मान खान ने अपना रूप दिखा दिया कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं मुल्तान सुल्तान के लिए। सही है सर। कल के अगर मैचेस की बात की जाए तो कल मैंने देखा कि जो लाहौर कलंदर्स का मैच है, लेकिन लाहौर के शायकीन जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं बाकी टीम्स को, तो क्यों इतने मायूस हैं अपनी टीम से? देखिए, लाहौर के शायकीन तो ज़्यादातर जो बाबर आजम है, यहाँ पे हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स और पेशावर का जब मैच था तो यहाँ भी पेशावर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि बाबर आजम वहाँ पर खेल रहे थे और बाबर हमारे किंग हैं, बाबर जहाँ भी खेलते हैं सपोर्ट उनको ही मिलती है, चाहे कराची में खेल रहे हो, चाहे पिंडी में खेल रहे हो, चाहे लाहौर मुल्तान जहाँ भी खेल रहे हैं, तो सपोर्ट उनको ही मिलती है हमेशा। लेकिन अगर हम कल के लाहौर कलंदर्स के मैच की बात करें तो अब कलंदर्स का सफ़र तो ख़त्म हो ही चुका है। आखिरी मैच था वो भी अनफॉर्चुनेटली हार गया, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये रही है कि कलंदर्स ने जितने भी मैचेस खेले उनको आखिरी गेंद तक लेकर गए हैं। मुकाबला टफ उन्होंने किया है, सिर्फ एक मैच के अलावा बाकी तमाम तर मैचेस कलंदर के बड़े अच्छे गए हैं। कल मुझे थोड़ा सा वैसे सॉरी टू से कि शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया कि कल जब जमान खान ने अच्छी बॉलिंग कराई है, उनसे सिर्फ 2 ओवर्स करवाए जमान खान से, 2 ओवर में उन्होंने 10 रन दिए जमान ने, बड़े अच्छे तरीके से वो कल गेंद कर रहे थे, लेकिन शाहीन ने 4 ओवर्स करवाए, उनको 41 रन पड़ा, और आखिरी ओवर में जब जमान खान को आपने रखा है कि वो डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट है। आफ्टर द मैच भी शाहीन कह रहे थे कि जमान हमारे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन जमान से जहाँ पे उनको ज़रूरत थी उनसे गेंद नहीं कराई है। आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए था डिफेंड करने को, लेकिन शाइन से वो भी डिफेंड नहीं हुआ। एंड पे आके वसीम जूनियर ने उनको मुबीन, अगर हम देखें इस वक्त जो लाहौर है, क्योंकि जाहिर बात है लाहौर के हवाले से हम सैरश को भी देख रहे हैं, सोहा भी ये गिला कर रही है, इससे पहले और हमारी होस्ट थी वो भी ये गिला कर रही है। अब जो सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, इस मैचेस में तकरीबन 2 दफ़ा चैंपियन रही है, लेकिन भाई साहब सिर्फ एक मैच जीता है। ओवरऑल आप उनके एख्तितामी सफ़र को कैसे देखते हैं? देखिए, लाहौर की टीम ने पहले मैच से ही जो है ना वो कोशिश की है कि वो आखिरी बॉल तक जाके लड़ें, लेकिन मसला वहां आता है कि जब आप राइट कॉम्बिनेशन टीम का नहीं उतारते ग्राउंड में तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप देखें, लाहौर की टीम, मेरा नहीं ख्याल कि उनको हराने में दूसरी टीमों का ज्यादा हाथ होगा,
बजाय इसके कि उनको हारने में उनका अपना ही ज़्यादातर जो है वो रोल है, उनकी मैनेजमेंट का और उनकी उन डिसीजंस का जो अननेसेसरी थे, जिनकी जरूरत वहां पर नहीं थी। देखिए अननेसेसरी हमने बैटिंग ऑर्डर को बार बार चेंज किया। हालांकि शहीन ने आल्दो के कल उन्होंने 50 की, बड़ी खुशाइंद बात है कि उन्होंने 50 की, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्कोर जो 167 पे जाके खत्म हुआ, ये कहीं जाके 185 190 भी हो सकता था अगर आप प्रॉपरली बैटर्स को इस्तेमाल करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे, जो पूरे पीएसएल में लाहौर कलंदर ने नहीं किया। फिर अननेसेसरी जो चेंजेस थे, हर मैच में 2 से 3 आपने चेंजेस किए, और जो उनके स्पिनर्स थे राशिद खान के बाद, मैंने पहले भी जिक्र किया, स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल कोलैप्स कर गया। फिर हारिस राउफ के बाद अब देखिए, जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे, जब तक आप रोल डिफाइन नहीं करेंगे कि ये 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर हैं, तब आपको पता होगा आपने किसको बॉलिंग देनी है। आपने 7 बॉलर्स खिलाए हैं, तो आप उसमें जमान की भी 2 ओवर आप देखिए यहाँ पर मुबीन मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। आप कह रहे थे कि राइट कम्बिनेशन, लेकिन हमने इस बार देखा कि कलंदर्स के जो इंजरीज का मसाइल था वो मुसलसल सामना रहा था। डेविड वीसे को आए, उनको इंजरी हुई है, जॉर्ज लिंडे आए, वो भी इंजर्ड हो गए, हारिस रूफ भी इंजर्ड हो गए, फिर फ़खर जमान भी अब इंजर्ड हो चुके हैं। तो कलंदर्स के साथ एक ये भी सेटबैक हुआ है थोड़ा सा, हमें इस पॉइंट को भी देखना चाहिए साथ में कि ठीक कलंदर में तकरीबन इंजरीज बहुत ज्यादा हुई। लेकिन खटक साहब एक और चीज है, सबसे बड़ा मसला, यानी आप ये कह सकते हैं कोयटा ग्लेडिएटर थी, इससे पहले मुख्तलिफ तरीके से अपने अपने जो चाहने वालों को मायूस किया। लेकिन हमने कल देखा वसीम जूनियर का आखिरी गेंद पर छक्का, या अगर हम बात करें 4 बरस बाद प्ले ऑफ में जो इस वक्त कोयटा पहुंची है, कैसे देखते हैं कोयटा के कमबैक को, और फिर जो तब्दीलियां हुई जिस पर हम पहले ही बात कर रहे थे और शुरुआती मैच में आपने इस पर जिक्र किया था? देखिए नो डाउट कोयटा ने अपना कोच चेंज किया है, उनको खिलाया शेन वाटसन जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलते थे। तो इट मीन्स कि शेन वाटसन कम से कम कोयटा को जानते हैं कि वहाँ पर मिस्टेक्स उनसे कहाँ पे हो रही हैं। फिर उन्होंने आते साथ अपना कैप्टन चेंज कर दिया, रायली रोसो को कैप्टन कर दिया, सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटाया। फिर जो बड़ी डेवलपमेंट की उन्होंने कि सऊद शकील, जिनको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक लंबे अरसे तक बेंच पर बैठाए रखा, उनको उन्होंने नायब कैप्टन बनाया और सऊद ने परफॉर्म किया। कल का मैच देखिएगा, सऊद ही वाहिद वो प्लेयर थे जो कि मुसलसल खड़े रहे और एंड तक खड़े रहे, बाकी पूरी टीम को साथ लेके जाते रहे। बाकी मैचेस में भी सऊद ने ऐसे किया। तो यकीनी तौर पर कोयटा ने कोई बड़े नाम नहीं लिए, कोई जैसन रॉय एक थे, लेकिन इसके अलावा कोई बड़े बड़े नाम नहीं लिए जिसको हम समझते हैं कि T20 की दुनिया के कोई दिग्गज बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं या प्लेयर्स हैं। तो आम हमारे खिलाड़ियों से उन्होंने खेले हैं, लेकिन जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह से टीम को लड़वाया रायली ने, वो काबिल जिक्र है। बिल्कुल। यहाँ पे वक्त बहुत कम है, छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगी कि ICC की मीटिंग होने जा रही है, एजेंडा क्या है? बिल्कुल, देखें 13 से 15 मार्च तक, अभी कल तकरीबन कल जो है वो पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी जा रहे हैं ICC मीटिंग में शिरकत करने के लिए। और ये मीटिंग एक तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सालाना इजलास है, रूटीन का इजलास है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप के हवाले से चीज़ें डिस्कस होंगी ही। लेकिन जो अहम एजेंडा होगा इस मीटिंग का वो चैंपियंस ट्रॉफी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, 2025 में खेली जानी है। अभी तक इंडिया ने कन्फर्म नहीं किया कि वो पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। चंद दिन पहले भी जय शाह से इंडिया में सहाफ़ियों ने सवाल किया था कि पाकिस्तान की टीम तो ODI वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आई थी, तो क्या अब इंडियन टीम भी पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? तो उनका भी एक बार फिर से रिवायती जवाब था कि ये फैसला हुकूमत करेगी। तो अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान का प्लान बी क्या होगा? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि अभी गर्दिश कर रहे हैं कि अगर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो इस शर्त पे गई थी कि इंडिया यहाँ पर आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। अब अगर इंडियन टीम नहीं आती तो फिर पाकिस्तान का प्लान बी क्या होगा, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी हो भी सकती है? उसकी रीज़न ये है कि उन दिनों में PSL भी खेली जाती है, IL T20, SA20, बाकी जो लीग्स होती हैं उनके साथ साथ फिर IPL भी शुरू होने वाला होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अभी ICC को भी सोचनी पड़ेंगी कि आया चैंपियंस ट्रॉफी इस साल हो भी पाएगी या नहीं होगी। एक बार फिर से हुकूमतें इसमें एक जो है वो बहुत ही सीरियस किरदार अदा करेंगी। हमारे साथ मौजूद थे शकील खट्टक, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट मुबीन राजा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया। हरमीत, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको। हरमीत, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त माहिर ग़िज़ाइयत कोमल खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, और हम उनसे बात करने वाले हैं। रोज़ा अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि लोग खाने पीने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जो सिंपल चीज़ें होती हैं उनको छोड़ के कोशिश की जाती है कि वो चीज़ें खाई जाएँ जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत होती हैं। कोमल खालिद, बहुत शुक्रिया आपने मेरे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि
रोज़े में इफ्तारी में सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपका जो ग़िज़ाइयत होती है बॉडी की वो भी पूरी हो सके, आपकी जो पूरा दिन, ज़ाहिर सी बात है पानी कम पीते हैं, वो भी पूरा हो सके, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए जो रमज़ान है और रोज़ा है, मेरा ख़्याल है कि ये एक पूरा मंथ जो है इट्स बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन, सोल की डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे अगर हम मज़हब के रिलीजन के लिहाज से बात करें तो भी इट्स अ डिटॉक्सिफिकेशन। सो अगर हम इस डिटॉक्स को ही लेके चलें साथ तो हमें चीज़ें बहुत आसान होंगी सहरी और अफ्तारी के लिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई थिंक सहरी में हमें अगर हम सहरी के अंदर अगर हम हेल्दी पोर्शन ले रहे हैं ऑफ ग्रेन्स, ऑफ प्रोटीन्स, ग्रेन्स में हमारे पास रोटी आ जाती है, और अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे पास अंडा आ जाता है, चिकन आ जाता है, मटन, बीफ आ जाता है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। सो हम ये सारी चीज़ों का इंटेक रखें। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि योगर्ट का इंटेक होना चाहिए, उसमें प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स है, सो इट्स वेरी हेल्दी सोर्स है, हमारे गट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सो हमें वो भी लेना चाहिए। सो ये एक पूरी प्रॉपर आपकी सहरी हो गई। और अगर आप कोई फ्रूट का कोमल, एक और चीज़ जो हम देखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक तरफ तो इस वक्त मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि बारिशों का सिलसिला पहले अशरे में होगा, लेकिन बहुत सारे लोग गिला करते हैं कि भाई साहब बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। तो ये जो सहरी का वक्त है, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसका इस्तेमाल करके ये फिर लोग गिला करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, क्या वो ग़िज़ा शामिल करनी नहीं चाहिए, या उसके बजाय कोई और ग़िज़ा ऐसी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पानी की तरफ ना? सहरी में पीने के लिए सबसे बेहतरीन योगर्ट होता है। मेरा ख्याल है कि पहले हमें सारे लोगों को ये बताने की, एजुकेट करने की ज़रूरत है कि सहरी में हम जितने ग्लास भी पानी के पी लेंगे वो अफ्तारी तक नहीं टिकेंगे वो सिर्फ 1-2 घंटे टिक सकते हैं आपकी बॉडी में, इससे ज़्यादा नहीं। सो हमें काम ये करना है कि जब अफ्तारी हो रही है, अफ्तारी से लेकर टिल सहरी तक हमें अपना वाटर कंजम्पशन या वाटर इंटेक पूरा करना है, ताकि सहरी से आगे अफ्तारी तक आप अपनी बॉडी को अच्छा फ्यूल कर सके। और जब तक आप बॉडी को अच्छा फ्यूल नहीं करेंगे, आप कोई भी ड्रिंक ले लें सहरी में, इधर इट्स लस्सी, इट्स योगर्ट और व्हाट एवर, वो आपकी प्यास को उस तरह से कंपनसेट नहीं करेगा। आप जब तक अपनी बॉडी को सही तरह मेरा सवाल इसी में एक और है जो मैंने आपसे पूछा कि कोमल, अगर हम देखें बहुत सारे लोग पराठे भी खाते हैं, और पराठे या ऑयली ऐसी चीजें खाते हैं, शायद आपको नहीं लगता कि उस चीजों को अवॉइड कर लेना चाहिए उस वक्त कोई और चीज? देखें, मैंने जिस तरह बताया, बात शुरू की कि हमें हेल्दी सहरी करनी चाहिए, उसमें ग्रेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप ऑयल कंट्रोल करके अपनी रोटी के ऊपर बहुत, जिस तरह हम वो ड्रिप कर रहा होता है पराठे से ऑयल, अगर इतना ज़्यादा नहीं लगाते, कंट्रोल्ड अमाउंट में लगाएं, 1 टीस्पून लगाएं, 2 टीस्पून लगाएं, प्रोवाइडेड कि आपकी हेल्थ कंडीशंस आपको कोई नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, यू कैन यूज़ पराठा। हम इसको एक टैबू क्यों बना दिया कि पराठा एक बुरी चीज़ है? पराठा इज़ नॉट एट ऑल बैड थिंग। आप ये देखें कि हमें अगर फैट इतनी ही बुरी चीज़ है तो फिर ये न्यूट्रिएंट क्यों है? वाई डू वी केटर फैट्स इन न्यूट्रिएंट ब्रैकेट? इसका जवाब आप मुझे दें। बिकॉज़ इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जो कहते हैं आप डॉक्टर हैं तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, अच्छा एक और चीज जो आप फरमा रही हैं कि पराठा बुरी चीज नहीं है, हम ये भी देखते हैं क्योंकि मेरे सामने, क्योंकि हमारे क्लिनिक में बहुत सारे लोग ऐसे आते थे कि जलन हो रही है, स्टमक बर्निंग है, पराठा खाया सुबह सहरी में, तो ये वाला जो मामला, आपको नहीं लगता कि उसका भी नुकसान हो एग्जैक्टली देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो ये चीज़ आती है कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पराठा खाया था सुबह सहरी में, लेकिन उसके बाद अफ्तारी में आपने जो जो चीज़ें खाई, वो जो आपने स्टमक के साथ जुल्म किया, आपने लिवर के साथ किया, अपने किडनीज के साथ किया, देखिए सारी चीज़ें, ऑल ऑफ द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पराठा, केला जो है ना, वो सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसके ऊपर डाल दिया। हमें हर चीज़ को देखना पड़ेगा। हम अफ्तारी में क्या क्या चॉइसेस, हम अफ्तारी की क्या क्या चॉइसेस ले रहे हैं, हमें ये भी बहुत ज़रूरी है। सो इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल दैट यू कैरी। उसी की वजह से आप कोमल बात करी है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो लोग सहरी खाने के बाद सोते हैं, तो उनको सहरी से पहले क्या ऐसा खाना चाहिए कि अगर वो सोते हैं तो उनको, जैसे हरमीत ने कहा कि जलन होती है स्टमक में, तो वो ना हो? देखें, उसमें यह है कि सहरी एक वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, पूरी प्लान्ड होनी चाहिए। उसमें आपकी कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का पोर्शन होना चाहिए। फ्रूट के तौर पे बेशक यू कैन हैव एप्पल, यू कैन हैव आलमंड्स, यू कैन हैव डेट्स, ठीक है, यू कैन हैव मिल्क और यू कैन हैव योगर्ट, जो आपकी कैल्शियम की ब्रैकेट आ जाएगी। एंड लास्टली आपका प्रोटीन पोर्शन होना चाहिए। अगर आप इस तरह से इसको तरीके से लेंगे, और प्लस क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि हम 2 अंडे 4 अंडे रिप्लेसमेंट में ले रहे हैं। 1 एग वुड बी इनफ। ये मैं एक हेल्दी नॉर्मल एडल्ट इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ जो 25 ईयर्स ऑफ एज से 30 ईयर्स ऑफ एज की। कोमल, एक और चीज़, अभी आपने जो शुरुआत में बात की कि फास्टिंग से, बल्कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जितने भी आपके जैसे डॉक्टर आते हैं वो भी ये बात करते हैं कि भाई साहब आप ना फास्ट रखा करें,
अब अगर हम शाम का वक्त है, मगरिब का टाइम है, अफ्तारी के वक्त हमने देखा सारी तली हुई चीज़ें हमने दस्तरखान पर रखी होती है, दस्तरखान भरा होता है और कहते हैं पकौड़ा ना हो तो भाई साहब स्वाद नहीं आता है, पेप्सी का जो डिकार है वो भी लेना है। तो ये सूरत हाल में कितना जुल्म हम कर रहे हैं फिर अपने मैदे के साथ। चोली दामन का साथ है रोजे और पकौड़े का। इस सब में मुझे लगता है कि हमें सबको ये बताने की बार बार ज़रूरत है कि रोज़ा फ़र्ज़ है, तली हुई चीज़ें नहीं। हमें डेली बेसिस पे अपने आप को एक रिमाइंडर देना है इस चीज़ का कि रोज़ा फ़र्ज़ है, समोसे और पकौड़े कचौरियाँ नहीं। अब देखिए इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि जब आप अपनी बॉडी सेंस देखिए, अब आप ये देखिए कि बिकॉज रोज़ा रखा हुआ है, पूरा दिन बॉडी जो है वो बिल्कुल खाली, उससे कोई आपने फ्यूल नहीं किया, कुछ नहीं किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो फर्स्ट मील अफ्तारी की फॉर्म में बॉडी को दे रहे हैं उसमें आप बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर आप ऑर्डर ठीक कर लेना तो बहुत सारी ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, बर्निंग वाला प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट्स इवन बिकॉज आई वर्क इन हॉस्पिटल, सो बहुत सारे पेशेंट्स जो नॉर्मली डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर दिल के अमराज इनको प्रॉब्लम्स होता है, उसमें होता ही है कि वैसे वो थ्रू आउट ठीक चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है दे एंड अप इन इमरजेंसी। उसका प्रॉब्लम ये होता है सबसे ज़्यादा कि हमारा जो ऑर्डर है, डाइट ऑर्डर, वो डिस्टर्ब होता है। पहले तो ये कि पूरा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ रमज़ान, हमें एक नई उसमें अपने आप बॉडी को एडजस्ट करना होता है। सेकेंडली जो फूड चॉइसेस होती हैं, सो उसमें जब हम अफ्तारी की बात करते हैं तो अफ्तारी में अगर हम अपना ऑर्डर ये रखें कि हम खजूर से रोज़ा खोल रहे हैं, सेकेंडली उसके बाद हमने पानी सिप्स करके पीना है, 1 घूंट 2 घूंट 3 घूंट, थोड़ा गैप दे के करें। और ये ऐसे नहीं होगा कि आज मैंने आपको बताया सब लोग इसको कल से फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप इसको अपनी हिस्सा बनाएं ज़िंदगी का कि आपने इसको लाइफस्टाइल अडैप्ट करना है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ आप अकोमोडेट कर सकेंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के साथ। अच्छा, एक और चीज़ सैरिश आपने भी देखी होगी, हम देखते हैं कि जो दावतें वगैरह वो तो भी होती है, लेकिन एक चीज़ जो हम उम्मन देखते हैं, खासकर आपको पता है कि पूरा दिन आप प्यासे रहें भाई साहब, आपने प्यास बुझानी है, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन हम देखते हैं रंग बिरंगी पीली नीली, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी होती है और आपने पीनी, और बहुत सारे लोग पी के फिर खाना छोड़ देते हैं। ये कितना ज़रूरी है कि भाई साहब पोर्शन कितना रखना ज़रूरी है और कौन से ड्रिंक जो है वो रखनी चाहिए ताकि आपका जो नुकसान है वो ना हो। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो ड्रिंक्स हैं ना अफ्तारी में, कोशिश करें कि वो फ्रूट्स के साथ बने हुए, जो नेचुरल फ्रूट्स हैं हमारे पास, एप्पल जूस होना चाहिए, स्ट्रॉबेरी जूस हो सकता है, वो चीज़ें जो नेचुरल हों, नेचर के ज़्यादा करीब हो, अगर हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं रिप्लेसमेंट फॉर द वाटर, तो आई थिंक यहाँ रिप्लेसमेंट फॉर दीज काइंड ऑफ मशरूबात, तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन है जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। पर अगर एक आध दिन आपका दिल कर रहा है कि आप इस तरह की कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं वो वाली डाइटिशियन नहीं हूँ जो बिला वजह चीज़ों को, हाँ अब ये वाली बात है कि मैं ऑर्डर की बात करी थी, सो वी नीड टू सेट अ प्रॉपर पैटर्न एंड प्रॉपर ऑर्डर फॉर एवरीथिंग। कोल्ड ड्रिंक की इजाज़त नहीं दी है ने जो मशरूबात लाल और पीले और ये वाले आपने बात किया, मैं स्पेसिफिकली उनकी बात कर रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए नहीं। लेकिन बिरयानी ही गले से नीचे नहीं जाती है, वो क्या करेंगे बेचारे? वो आहिस्ता आहिस्ता आदत डालेंगे पानी की रिप्लेसमेंट में। इट्स ऑल अबाउट ये मेंटल गेम है सारी। जब तक आप मेंटली तौर पे ये सोच लेते हैं ना कि अब मुझे हेल्दी ऑप्ट करना है, आई वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, डाइटिंग वाले पैटर्न को नहीं, हेल्दियर वाली साइड पे आपने रहना। इट्स ऑल अबाउट कि आपने मेंटल अपने दिमाग को सेट कर लिया इस पैटर्न पे, तो आप यू कैन डू एनीथिंग। आपकी बिरयानी भी नीचे उतरेगी, बर्गर भी नीचे उतरेगा, पिज्ज़ा भी जाएगा, पानी के साथ ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि आपने अपने दिमाग को कितना स्ट्रॉन्ग रखा है। ठीक है, रोज़ा तो रखना है, लेकिन लाइफस्टाइल कोशिश करें कि इस 1 महीने में जो है वो हेल्दी तरीके से आप अपना बना सकें ताकि अगला पूरा साल जो है वो भी आसानी के साथ गुजर सके। कोमल खालिद माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी। कोमल बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अभी वक्त ज़ाहिर सी बात है, बातें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन बात से बात भी निकलती रहती है, लेकिन इंशाल्लाह लगता तो ये है कि रमज़ान के बाद दोबारा से वापस आएंगे हम गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।